हेलो, क्यूरियोसिटी बॉक्स में आपका स्वागत है। सो दिस इज टॉपिक नंबर 62 जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे, कास्टिंग प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन, वहां पे हम लोग देखे थे जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है ये आपका तीन तरह का होता है। एक है आपका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, द सेकेंड वन इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड द लास्ट वन इज सेंट्रीफ्यूजिंग। हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिटेल में देखेंगे पहला सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग दैट इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल। आगे का दो टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड आपका सेंट्रीफ्यूजिंग। जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं, पहले हम लोग पूरा प्रोसेस को देख लेंगे कैसे होता है, उसको समझेंगे। देन हम लोग पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को थोड़ा सा देख लेंगे। देन हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एट प्रोसेस है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर जो तीन तरह का प्रोसेस है उसमें से यह है पहला प्रोसेस, लेकिन इसमें यही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सही से ज्यादा पूछा जाएगा। और कौन कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पहले पूछा गया है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आप पहले प्रोसेस को अच्छे से समझिए। होता क्या है ना, यहाँ पे आपका दो डाई रहता है। एक आप देख रहे हो ऊपर रहता है ऐसे, और एक रहता है नीचे। दोनों डाई को हम लोग क्लैंप के थ्रू जोड़ देते हैं। अब डाई का फ्रंट पार्ट पे एक ओपनिंग रहता है। हम लोग मेटल को अलग जगह पे फर्नेस के अंदर पिघलाते हैं। फिर पिघलाने के बाद हम लोग उसको लैडल मतलब ऐसा पैन टाइप का कुछ देखने में होता है, इसके अंदर रखते हैं मेटल को। एंड इसको हम लोग इसके अंदर, ये जो आपको दिख रहा है पोरिंग बेसिन, इसके अंदर हम लोग पोर कर देते हैं सो दैट पोरिंग बेसिन से होकर ये डाई के अंदर जा सके। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो डाई है आपका, हाँ उसका अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, क्लैंप से जोड़ा गया है। लेकिन उसका नीचे में आप देख सकते हो रोलर्स लगा हुआ है। रोलर्स नीचे भी है, ऊपर भी है, टॉप रोलर्स एंड आपका यहाँ पे बॉटम रोलर्स। तो मोटर हम लोग घुमाते हैं तो रोलर्स घूमता है। रोलर अगर घूमेगा तो डाई आपका रोटेट होता है। तो ऐसे समझो, जब आप मेटल को लैडल से होकर पोरिंग बेसिन एंड पोरिंग बेसिन से होकर डाई के अंदर डालते हो, तब डाई आपका घूमता रहता है। तो डाई अगर घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। इतना तक क्लियर है? मतलब डाई आपका घूम रहा है, आप मेटल को पोर कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो मेटल आप पोर कर रहे हो ना, ये आपका डाई का जो इनर सरफेस है उसमें जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, और ये जो डाई का रोटेशन है, मोटर जो आपका रोटेट कर रहा है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपका अंदर का जो लेयर है, मतलब डाई का जो इनर सरफेस में मेटल का जो लेयर बन रहा है वो सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है। अगर हम लोग ऐसा करें कि वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, उससे पहले ही हम लोग मोटर को ऑफ कर दे, तो क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये जो मोल्टेन मेटल है इसका कुछ वेट होगा, तो उसके लिए आपका जो थिकनेस है वो थिकनेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका थिकनेस यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है Fc, ये हम लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। हम लोग m को लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू m बाई वी, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो m का जो वैल्यू है मास दैट इज इक्वल टू रो इंटू वी आर ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, आप अगर देखोगे, अगर वॉल्यूम, रेडियस ऑफ रोटेशन एंड आपका ओमेगा कांस्टेंट रहा, आरपीएम अगर कांस्टेंट रहा मोटर का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है आपका डेंसिटी ऊपर। तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो जो प्योर मेटल होता है, जो आप मोल्टेन मेटल लेकर आए हो, उसके अंदर कुछ पार्ट प्योर रहेगा, मतलब हाई डेंसिटी प्योर मेटल। तो प्योर मेटल का डेंसिटी अगर हाई है तो क्या होगा, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। एंड जो इम्प्योरिटीज है, ये जो मोल्टेन मेटल है इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसका डेंसिटी क्या है, इम्प्योरिटीज का डेंसिटी है कम। तो इम्प्योरिटीज का डेंसिटी कम है, इसलिए वो आउटर सरफेस में रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बाहर का जो सरफेस है, बाहर का सरफेस में रहेगा हाई डेंसिटी प्योर मेटल, हाई डेंसिटी
प्योर मेटल। और ये जो अंदर का सरफेस है इसमें रहेगा आपका लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज। मतलब जब ये प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होगा तो आप देख पाओगे इसका जो प्रोडक्ट का जो इनर सरफेस है, मतलब ये वाला पार्ट इनर सरफेस जो है, इसमें आपको इम्प्योरिटी देखने को मिलेगा, उसका डेंसिटी भी कम होगा। और बाहर की तरफ रहेगा हाई डेंसिटी प्योर मेटल। क्लियर हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज देखो, ये जो प्रोसेस है इसका सबसे बड़ा जो खासियत है दैट इज हम लोग कोई भी गेटिंग एलिमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई भी कोड यूज नहीं कर रहे हैं। कोड हम लोग यूज करते क्यों? टू मेक सम हॉलो पोर्शन विद इन द कास्टिंग। तो हम लोग कोड का भी यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे एक हॉलो कास्टिंग मिल रहा है। फिनिश कास्टिंग जो है दैट इज हॉलो नेचर। यही पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में भी 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है और पीएसयू के पेपर में भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा कास्टिंग प्रोसेस है जहां पे हम लोग कोड का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी विदाउट यूजिंग कोड वी कैन मेक hollow objects. So that is only by centrifugal process. इसके साथ ही ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जितना भी इम्प्योरिटी है वो रहेगा सेंटर की तरफ, हाई डेंसिटी प्योर मेटल रहेगा बाहर की तरफ। क्लियर है इतना तक? अब देखिए ये जो हॉलो ऑब्जेक्ट जो बना, अगर इसका कट व्यू मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल है लेकिन कट व्यू कुछ ऐसा बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड करना चाहूँ, वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो दैट विल बी इक्वल टू π/4। ये है आपका D0 आउटर डाया और ये है आपका इनर डाया। ठीक है, तो π/4 D0² माइनस DI² इंटू हो जाएगा आपका L। ठीक है, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल। क्लियर है? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम लोग एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाए तो उसका वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, कितना मेटल लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आपको तुरंत दिमाग में यह आना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मतलब हॉलो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मोटर घूम रहा है, मोटर अगर घूमेगा तो डाई घूमेगा, डाई अगर घूमेगा तो जो मेटल आ रहा है वो भी घूमेगा। जब आप उसको पोर करोगे वो सीधा जाके डाई का जो इनर सरफेस है उसमें जाकर चिपक जाएगा। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा डेंस स्ट्रक्चर होगा, ये मैंने बोल ही दिया। कोई भी गैस डिफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अप्लाई कर रहे हो। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है Fc दैट इज ग्रेटर देन Fg, लगभग 60 to 70 टाइम्स। ठीक है, सो ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस क्या होगा, आपको यहाँ पे गैस डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मतलब m और ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन mg। ठीक है, 60 से 70 गुना ज्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद डाई का जो इनर सरफेस है उसमें हम लोग एक डाई कोटिंग प्रोवाइड करते हैं सो दैट मेटल जो है आपका आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इससे ना चिपके। क्लियर है क्या? ओके, तो सारा पॉइंट मैंने बता दिया। और एक पॉइंट देख लो, कभी कभी आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू ma दैट इज इक्वल टू m rm ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर r जो है दैट इज द एक्सेलरेशन। तो rm जो होता है दैट इज द मीन रेडियस ऑफ रोटेशन। तो ये हो जाएगा आपका r0 प्लस ri/2। मतलब यहाँ पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है वो कभी कभी आपको पूछ लेता है। और यहां से एक्सेलरेशन भी आप फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू rm इंटू 2πn/60 इसका होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला है, आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किए हो तो ये तो आपको पता ही होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए प्रोसेस को देख लेते हैं। पहला प्रोसेस का पहला पॉइंट दैट इज टू प्रोड्यूस हॉलो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग कोड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट यूजिंग कोड मास प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं हॉलो एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल का 2 प्रोसेस है, एक है आपका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा है सेमी सेंट्रीफ्यूगल। इन दोनों में ही आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल
ठीक है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस, वो आपका अनसिमेट्रिकल होता है। वो पे मैं बता भी दूंगा, लेकिन जनरलाइज यहाँ पे मैंने बता दिया। तो लिक्विड मेटल जो आपका एंटर करता है विद इन द मोल्ड, दैट इज अंडर रोटेशन, क्योंकि डाई के नीचे लगा रहता है रोलर, और रोलर को घुमाता है कौन ना, मोटर। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिक्विड मेटल जो है आपका सेंटर से सरफेस की तरफ जाएगा एंड एक्यूमुलेट हो जाएगा। एंड फॉर दिस रीजन हाई डेंसिटी प्योर स्ट्रक्चर कैन बी प्रोड्यूस इन दिस कास्टिंग। लेस डेंस इंप्योरिटीज जो है आपका सेंटर की तरफ कलेक्ट हो जाएगा एंड उसको हम लोग इंटरनल मशीनिंग करके रिमूव कर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी गेटिंग एलिमेंट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका स्क्रू, जैसे आपका रनर, ठीक है, जैसे आपका इन गेट, उस तरह का कोई भी गेटिंग एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। सिंपल एक लैडल लिए हैं और एक पोरिंग बेसिन की हेल्प से हम लोग उसको एंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो गेटिंग एलिमेंट्स अगर नहीं होगा तो गेटिंग एलिमेंट्स का जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू 0, ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। तो सीधा चीज देखो, कास्टिंग यील्ड जो है इसलिए आपका 100% हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कास्टिंग यील्ड दैट इज इक्वल टू VC बाई VC प्लस VG, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल, VC प्लस VG। अब अगर VG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई भी गेटिंग एलिमेंट अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो नॉर्मल केस में गेटिंग एलिमेंट्स के अंदर जो मेटल आपका सॉलिडिफाई होता था उसका वॉल्यूम हो गया 0। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कास्टिंग यील्ड जो है आपका 100%। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। और पहला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा एक खासियत है इस प्रोसेस का। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने बोल ही दिया। हाँ, बहुत बार एप्लीकेशन में आपको पूछ लेगा हॉलो सिमेट्रिकल पाइप्स, ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जो हॉलो सिमेट्रिकल पाइप्स है जनरली उसको इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मास प्रोडक्शन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, लेकिन इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो रोलर वगैरह है, नीचे है रोलर, ऊपर है रोलर, उसके बाद आपका मोटर है, तो कॉस्ट थोड़ा सा, इनिशियल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप अगर एप्लीकेशंस देखेंगे तो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप्स, गन बैरल्स, लार्ज साइज बुशेस, प्रोपेलर स्टार्स, दीज आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये पहला जो एप्लीकेशन है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप्स। देखिए यहाँ से मैथमेटिकल प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएगा भी तो बेसिक फॉर्मूला से ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा दैट विल बी थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट के बाहर मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखा है, वहां से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एंड आगे भी उम्मीद है जब पेपर बनेगा PSUs का या गेट का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस एंड कुछ स्पेशलिटी है इसका, जैसे कास्टिंग यील्ड 100%, इसका गेटिंग एलिमेंट्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, कोड यूज ना करके हम लोग हॉलो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए यही पेंट करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, और एक पॉइंट मैं बता दूं, भूल गया था मैंने बताना। एक चीज देखिए, आपका जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो कास्टिंग आपका बन रहा है, उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है दैट इज हाई डेंसिटी प्योर मेटल, दैट इज मेड अप ऑफ हाई डेंसिटी प्योर मेटल। एंड जो आपका इनर सरफेस है उसमें आपको इम्प्योरिटीज है, लेस डेंस। तो एक चीज आप देखिए, डाई जो रहता है आपका मेटल का बना रहता है। ज्यादातर केस में क्या होता है ना, डाई का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा रेट से आपका हीट को छोड़ता है बाहर एम्बिएंट में। तो क्या होगा ना, ये जो आउटर सरफेस है जहां पे आपका मेटल है, हाई डेंसिटी प्योर मेटल, वहां पे होता क्या है ना, वहां पे आपका जो कूलिंग रेट है आउटर सरफेस में, मैं यहां पे लिख दूं, आउटर सरफेस जो है वहां पे जो कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट दैट इज वेरी हाई। अगर कूलिंग रेट बहुत हाई होगा तो होगा क्या ना, फाइन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो आउटर सरफेस जो होता है उसमें हाई डेंसिटी प्योर मेटल रहता है, कूलिंग रेट हाई होता है, तो फाइन ग्रेन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सरफेस फिनिश अच्छा होगा। ये भी लिख लो। फॉर दैट रीजन आउटर सरफेस का जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ रहेगा, सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा होगा, सरफेस फिनिश इज मोर एंड स्ट्रेंथ आपका भी ज्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और जो इनर सरफेस है
यहाँ पे आपका इम्प्योरिटीज वगैरह रह रहा है इनर सरफेस, तो वहां पे होता क्या है ना, कूलिंग रेट थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ये तो डाई से थोड़ा सा दूर है ना। कुछ डाई के एकदम कांटेक्ट में कौन सा लेयर है, आउटर लेयर जो आपका प्योर मेटल से बन रहा है, उसके नीचे, उसके बहुत नीचे है आपका इनर सरफेस। तो रुकिए, यहाँ पे इनर सरफेस का स्पेलिंग गलत है। तो जो इनर सरफेस है उसके अंदर जो कूलिंग रेट होता है वो होता है आपका थोड़ा सा कम। तो कूलिंग रेट कम होता है, इसलिए क्या होगा ना, कोर्स ग्रेन आपको देखने को मिलता है। अगर कोर्स ग्रेन आपको देखने को मिलेगा तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम घटेगा और सरफेस टेक्सचर जो है, सरफेस रफनेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सरफेस फिनिश आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, नोट के अंदर नहीं था तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं कोशिश करता हूँ कि नोट के अंदर ही लिख लेने के लिए। हाँ, होता है कभी कभी कि नोट के अंदर लिखा नहीं जाता, तो इन दैट केस मैं अलग से बोल देता हूँ, उसको आप कॉपी में ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए एंड करते हैं यहीं पे। आगे का 2 टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड देन सेंट्रीफ्यूजिंग। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।